हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की कार्यपत्रक नंबर 44 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का पाठ 3 पढ़ेंगे, नाजीवाद और हिटलर का उदय। हम इस पाठ को पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं, तो आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, आपको तिथि लिखनी है 15 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे नाजीवाद और हिटलर का उदय, किस प्रकार से उनका उदय हुआ। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, बच्चों ये तो आप सभी को पता होगा, आपने पिछली वर्कशीट में बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसका उत्तरदायी जर्मनी को माना गया था। जर्मनी हार गया था और उसका उत्तरदायी भी जर्मनी को माना गया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी की स्थिति हुई थी वो हम आज की वर्कशीट में जानेंगे कि उसकी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी बदल गई थी। तो देखिए, युद्ध का हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो जर्मनी था, जर्मनी में एक नए गणराज्य की स्थापना की गई थी और उस गणराज्य का नाम था वाइमर गणराज्य। ठीक है, तो ये एक नया गणराज्य था। तो जब भी कोई एक नया राष्ट्र, नया राज्य या नया गणराज्य बनता है तो उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, जैसे उसके सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक उत्थान से संबंधित। तो ये जो वाइमर गणराज्य था, इसके सामने भी बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे कार्य और बहुत सारी परेशानियां आई थी। लेकिन इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी के हारने के कारण इस पर वाइमर गणराज्य पर युद्ध का हर्जाना भी थोप दिया गया था, जो कि 600 अरब पौंड का था। ठीक है बच्चों, 600 अरब पौंड का हर्जाना वाइमर गणराज्य को पर थोप दिया गया था। जो विजयी राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जुर्माना देने के लिए वाइमर गणराज्य को चुना था। अब जो जुर्माना देना था, तो जुर्माने के कारण क्या था कि वहाँ के जो लोग थे उनमें पराजय का अपराध बोध हुआ। उनमें बहुत इस बात को महसूस किया कि हम पराजित क्यों हो गए, आखिर क्या कारण थे जो हम पराजित हो गए। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। बच्चों, जो जर्मनी था या वाइमर गणराज्य कह सकते हैं, जो वाइमर गणराज्य था उसके सामने एक राष्ट्रीय अपमान को झेलना, है ना, उस राष्ट्रीय स्तर पर अपमान हुआ राष्ट्र का, और इसके अलावा हर्जाना चुकाने की वजह से वहाँ पर आर्थिक स्तर जो था वो बहुत खराब हो गया था, और इतना खराब हो गया था कि वो अपंगता की स्थिति में पहुँच गया था। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया, और वो राष्ट्र या वो राज्य जिन्होंने कि वाइमर गणराज्य का फेवर लिया था, उनको नवंबर के अपराधी कहा गया और उनका खुलेआम मजाक भी उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर बहुत गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अब बच्चों ये देखो, ये क्या था, ये एक सामाजिक परिवर्तन था। ठीक है, जो वाइमर गणराज्य में हुआ वो एक सामाजिक परिवर्तन ये हुआ कि समाज में सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा, राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। ये भी एक सामाजिक परिवर्तन था कि लोगों की सोच ही बदल गई, कि लोगों ने ऐसा महसूस किया कि जितने भी पुरुष हैं उन सभी को आक्रामक होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व की हो गई। ठीक है बच्चों, तो जो जर्मनी के लोग थे या वाइमर गणराज्य के लोग थे, उन सभी ने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो किस बात को दी, राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा को दी। ठीक है, तो ये सभी वो परिवर्तन थे जो कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आए। इसके बाद बच्चों देखो, नए राजनीतिक विचारों का उदय। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास भी किए। जो कैथोलिक गुट थे या जो समाजवादी थे या जो डेमोक्रेट्स थे, जो प्रजातांत्रिकता लाना चाहते थे, उन सभी ने वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयास किए।
स्पार्टस्किस्टो ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई। इसके बाद कम्युनिस्ट मतलब साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। तो जो साम्यवादी और समाजवादी थे ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। जो हिटलर था, बच्चों आप सबने हिटलर के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जो हिटलर था वो बहुत ही तानाशाह था, तो उसके खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके और क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे थे। तो इस तरह से ये क्या था, नए राजनीतिक विचारों का उदय हुआ था। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी कि रूसी क्रांति से ये प्रेरित हुए थे वहाँ के लोग, जर्मनी के लोग, और फिर इन्होंने मजदूरों और नाविकों की अनेक सोवियतें भी बनाई थी। तो यहाँ से ये नए राजनीतिक विचारों का उदय हुआ था। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने कितने आर्थिक संकट को झेला था। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। सबसे पहले उसने क्या किया था, उसने कर्ज लिया था। उसे ये उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा। जो उसका हर्जाना था वो कैसे देना पड़ा, उसे अपने राष्ट्र से स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी, जर्मनी को स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए। जो पहले का कर्ज था उसे चुकाने के लिए उसे स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी, और स्वर्ण मुद्राएं देने के कारण क्या हुआ, जो जर्मनी राष्ट्र का जो स्वर्ण भंडार था वो लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। जर्मनी ने 1923 में कर्ज देने से भी और हर्जाना चुकाने से भी इनकार कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब बच्चों, जो जर्मन था वो आर्थिक तंगी से झेल रहा था, आर्थिक तंगी को, तो उसने क्या किया, आर्थिक तंगी से निकलने के लिए उसने एक बहुत बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पर जो करेंसी थी जर्मनी में वो उसने बहुत ज़्यादा छाप दी, और उससे क्या हुआ, उससे उसे और भी लॉस हुआ कि उसकी जो मुद्रा मार्क का जो मूल्य था वो तेजी से गिर गया। दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी, और वहाँ पर जो महंगाई थी वो दिन पे दिन बढ़ने लगी, जो जरूरी चीज़ें थी उनकी कीमत बढ़ने लगी। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। ये जो संकट था, कौन सा संकट, जैसे मार्क की कीमत गिर गई और जरूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। ठीक है, तो ये जो संकट आया था, इस संकट को क्या कहा जाने लगा, अति मुद्रास्फीति कहा जाने लगा। और क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि जो मार्क का मूल्य था वो तेजी से गिरने लगा था, है ना। और फिर देखो 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे, मतलब उसकी कीमत इतनी गिर गई कि $1 में खरबों मार्क भी खरीदे जा सकते थे। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकलने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉप्स योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई बच्चों, डॉप्स योजना बनाई। आपको इन योजनाओं का नाम याद रखना है। इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाना की शर्तों को दोबारा तय किया गया। फिर दोबारा से कुछ शर्तें बनाई गई, क्योंकि उनको ये लगा कि अब ये ना तो कर्ज दे सकता है और ना ही हर्जाना जो चुकाना था वो भी नहीं चुका सकता है। तो फिर उन्होंने दोबारा से शर्तों को बनाया, और उसमें जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। जर्मनी ने क्या किया था, उसमें बहुत अधिक आर्थिक तंगी आ गई थी, तो जो आर्थिक सुधार था वो केवल तभी हो सकता था जब वो अमेरिका से लिए हुए कर्जों को, मतलब अमेरिका से वो कर्ज ले लें। जब 1929 में अमेरिका ने वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज मतलब शेयर बाजार धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने भी मदद देना बंद कर दिया। 1929 से 1932 तक की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा।
इसका प्रभाव किस पर पड़ा बच्चों? जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। और उसका क्या परिणाम निकला? बेरोजगारी बढ़ गई, अपराध बढ़ गए और चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल हो गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। और जर्मनी में कौन सी व्यवस्था थी? लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था थी। इस पर से लोगों का विश्वास हटने लगा, क्योंकि उनकी किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। और पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसका जर्मनी पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर बहुत गहरा और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। वर्कशीट पर आधारित अब सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं, फिर उनके उत्तर भी देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए? तो प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े थे बच्चों? अभी हमने वर्कशीट में जाना था। इसका लिखित रूप में आंसर मैं आपको दिखाती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई। जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से चौपट हो गई। मैंने इसे पॉइंट में लिखा है जिससे कि आपको ये इजीली लर्न हो जाए। दूसरा पॉइंट है, जर्मनी के उद्योग बर्बाद हो गए, बंद हो गए बिल्कुल। तीसरा है, 6 अरब पाउंड के युद्ध हर्जाने को लौटाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ा, जर्मनी को और अधिक कर्ज लेना पड़ा था। और फोर्थ पॉइंट है, जर्मनी के खनिज संपदा में धनी क्षेत्र छीन लिए गए। फिफ्थ है, जर्मनी की मुद्रा मार्क का मूल्य गिर गया तथा जर्मनी में आर्थिक मंदी छा गई। तो इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के जर्मनी पर बहुत अधिक खतरनाक या बहुत अधिक बुरे आर्थिक प्रभाव पड़े। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? वाइमर गणराज्य, जैसा मैंने आपको बताया था कि जर्मनी में एक नए गणराज्य की स्थापना की गई थी, जिसका कि नाम वाइमर रखा गया था। तो वाइमर गणराज्य जो एक नया गणराज्य बना था, उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी? तो पहला पॉइंट, मैंने ये सभी आंसर पॉइंट में लिखे हैं। तो पहला इसका आंसर है, युद्ध हर्जाने को चुकाने की चुनौती। दूसरा है, आर्थिक स्थिति सुधारने की चुनौती। तीसरा पॉइंट है, जर्मनी एक राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती। और फोर्थ पॉइंट है बच्चों, महंगाई की चुनौती। और इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट लिखा है, आर्थिक विकास की चुनौती। तो बच्चों, अभी मैंने वर्कशीट में आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि जो वाइमर गणराज्य था वो एक नया गणराज्य बना था, और नया गणराज्य बनने के बावजूद उसके सामने अपने राज्य को ही संभालने की चुनौती थी। इसके अलावा उस पर हर्जाना भी थोप दिया गया था। जो जर्मनी पर हर्जाना लगाया गया था वो वाइमर गणराज्य को ही चुकाना था। तो इसलिए उसके सामने बहुत अधिक आर्थिक चुनौतियाँ, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियाँ आती गईं। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे? जो नए नए राजनीतिक विचार आए उनके क्या कारण थे? तो देखिए, पहला कारण था जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में हार। दूसरा कारण है वर्साय की अपमानजनक संधि। तीसरा है बेरोजगारी व कीमतों में वृद्धि। और चौथा है वाइमर गणराज्य की अलोकप्रियता। जो वहाँ की सरकार थी, संसदीय सरकार, उसे लोगों ने स्वीकारा नहीं, उसे लोगों ने बहुत अधिक सम्मान नहीं दिया, क्योंकि वो लोगों की समस्याओं को नहीं सुधार पाई। जो समस्याएं थी उन्हें समाप्त नहीं कर पाई, और उनके सामने, जर्मन की जनता के सामने दिन पे दिन नई नई चुनौतियां खड़ी होने लगीं। तो इस तरह से जो वहाँ के लोगों में बहुत सारे राजनीतिक विचारों में परिवर्तन आए। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी? सामाजिक विचारों में पहला है, समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा। दूसरा पॉइंट है, पुरुषों ने ताकतवर व आक्रामक बनने पर जोर दिया। तीसरा पॉइंट है, राष्ट्रीय गौरव व प्रतिष्ठा को प्राथमिकता दी जाने लगी। तो ये सभी क्या थे? सामाजिक विचारों को, ये वो सामाजिक विचार थे जिन्हें कि वहाँ के लोगों ने प्रमुखता दी। अब प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से नोट छापती रहे तो इसके क्या परिणाम होंगे? तो बच्चों, ऐसा करने से रुपए का मूल्य गिर जाएगा तथा महंगाई बढ़ जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।